राजस्थान। नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद बड़े बड़े किले, रेगिस्तान, है ना? लेकिन इसकी असली पहचान तो यहाँ की कहानियों में बसी है। एक अलग ही गूंज है उनमें। तो चलिए, आज उसी गूंज को सुनते हैं और उतरते हैं यहाँ के समृद्ध साहित्य की दुनिया में। यकीन मानिए, ये वीरता, संस्कृति और अनगिनत कथाओं का एक ऐसा खजाना है जो आपको हैरान कर देगा। अच्छा, कभी सोचा है कि जब आज की तरह ना फ़ोन थे, ना इंटरनेट, तब ये सारी कहानियाँ, ये इतिहास, ये सब कैसे ज़िंदा रहता था? कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता था? बस यही सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं और देखेंगे कि कैसे शब्द, सिर्फ शब्द, उस ज़माने के सबसे बड़े रिकॉर्ड कीपर हुआ करते थे। तो हमारी आज की यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले साहित्य की 5 शाखाओं को समझेंगे, फिर कहानी कहने की जो अद्भुत कला है उसे जानेंगे। उसके बाद वीरों के महाकाव्य, रासों और वंशों का इतिहास, ख्यात पर बात करेंगे, और आखिर में कुछ और दिलचस्प साहित्यिक रूपों पर एक नजर डालेंगे। तो बस शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थानी साहित्य को एक बड़े से पेड़ की तरह समझिए, और इस पेड़ की हैं 5 मोटी-मोटी शाखाएं। यही पांचों मिलकर इस साहित्य की पूरी खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। चलिए एक-एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये हैं वो 5 शाखाएं। देखिए, सबसे पुरानी है जैन साहित्य, फिर आता है चारण साहित्य, और इसे तो राजस्थानी साहित्य का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में डिंगल शैली में वीरों की वो कविताएं लिखी गई जो आज भी जोश भर देती है। इसके अलावा है ब्राह्मण और संत साहित्य, जो धर्म और अध्यात्म से जुड़े हैं। और फिर है लौकिक साहित्य, यानी हम आप जैसे आम लोगों की कहानियां, उनकी अपनी परंपराएं। चलिए, अब उन 5 शाखाओं में से एक को जरा करीब से देखते हैं। लौकिक साहित्य। ये वो साहित्य है जो हमें सीधा लोगों के दिलों तक ले जाता है। ये किसी राजा के दरबार में नहीं, बल्कि गांव की चौपाल पर लोगों के बीच पैदा हुआ और आज भी उन्हीं की सांसों में जिंदा है। सबसे पहले बात करते हैं फड़ की। इसको आप राजस्थान का प्राचीन ग्राफिक नॉवल समझ लीजिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा। सोचकर देखिए, कपड़े का एक लंबा सा टुकड़ा जिस पर पूरी की पूरी कहानी तस्वीरों में पेंट की गई है। और फिर आते हैं भोपा, जो पुजारी या कथाकार होते हैं, और वो संगीत और अभिनय के साथ उस कहानी में जान डाल देते हैं। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये देखना है, महसूस करना है, एक कमाल का अनुभव। फिर आती है वाद। अब ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे अकेले बैठकर पढ़ा जाए, नहीं, ये तो एक महफिल है, एक इंटरैक्टिव सेशन है। कहानी सुनाने वाला कहानी कहता है और सुनने वाले सिर्फ चुपचाप नहीं सुनते, वो हूं, हाँ का हुंकारा भरते हैं। इसी हुंकारे से कहानी आगे बढ़ती है। मतलब सुनने वाला भी कहानी का एक एक्टिव हिस्सा बन जाता है। और देखिए, ये राजस्थानी कहावत इस बात को कितने कमाल के तरीके से समझाती है कि युद्ध में नगाड़े की जो भूमिका है, वही कहानी में श्रोता के हुंकारे की है। मतलब सोचिए, जैसे जंग के मैदान में नगाड़ा बजने से सैनिकों में जोश भर जाता है, ठीक वैसे ही सुनने वाले का हुंकारा कहानी में जान डाल देता है। उसके बिना तो कहानी बस बेजान शब्द है। चलिए, अब आते हैं रासो साहित्य पर। इन्हें हम उस दौर की सुपर हीरो एपिक्स या ब्लॉकबस्टर फिल्में कह सकते हैं। रासो शब्द में ही एक वीरता की गूंज है। ये वो महाकाव्य हैं जिनमें राजाओं महाराजाओं की बहादुरी के ऐसे किस्से लिखे गए हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। और ये अक्सर पिंगल शैली में लिखे जाते थे, जो काफी मधुर होती थी। तो सीधी सी बात है, रासो लिखने का मकसद ही यही था, किसी शासक की वीरता, उसकी जीत, उसकी उपलब्धियों का बखान करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने नायकों को याद रख सकें। ये नंबर देखिए, 16,306। ये क्या है? ये पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में दोहों की संख्या है। 16,000 से भी ज्यादा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये ग्रंथ कितना बड़ा, कितना विशाल होगा। एक महानायक की पूरी जिंदगी इसमें समाई हुई है। तो ये महाकाव्य है महान राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर, और इसे लिखा किसने? उनके ही दरबारी कवि चंद बरदाई ने। और जानते हैं, इसमें एक बहुत ही इमोशनल बात भी है। चंद बरदाई इसे पूरा नहीं कर पाए थे। बाद में उनके बेटे जलहरण ने अपने पिता के इस अधूरे सपने को, इस महान कृति को पूरा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रासो साहित्य में सिर्फ जंग और तलवारों की ही बातें थी।
नहीं, इसमें दिल की धड़कनें भी थीं। जैसे एक तरफ पृथ्वीराज रासो है जो पूरी तरह वीरता पर केंद्रित है, तो वहीं बीसलदेव रासो राजा विग्रहराज चतुर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी है। इससे पता चलता है कि ये शैली कितनी वर्सेटाइल थी, इसमें हर तरह का रस था। अच्छा, अगर रासो साहित्य एक एक्शन पैक्ड फिल्म की तरह था, तो ख्यात को आप किसी राजवंश की ऑफिशियल वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री समझिए। ये सिर्फ वीरता का जश्न नहीं था, बल्कि बहुत ही सावधानी से लिखा गया एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था, राजपूत वंशों का पूरा शाही इतिहास। देखिए, ख्यात शब्द का मतलब ही होता है प्रसिद्धि या कीर्ति। तो इन ग्रंथों में किसी राजवंश की कीर्ति, उनकी पूरी वंशावली, उनके समय की बड़ी बड़ी घटनाएं, सब कुछ दर्ज किया जाता था। एक तरह से ये उनका ऑफिशियल हिस्टोरिकल अकाउंट था। और जब ख्यात की बात हो तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, मोहनोत नैणसी। उनका काम इतना डिटेल्ड और इतना महत्वपूर्ण था कि इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपूताने का अबुल फजल की उपाधि दे दी। मतलब उनकी तुलना सीधे मुगल बादशाह अकबर के महान इतिहासकार अबुल फजल से की गई। ये बहुत बड़ा सम्मान था। नैणसी ने दरअसल 2 बहुत ही कमाल के ग्रंथ लिखे। पहला मुहणोत नैणसी की ख्यात, जो राठौड़ और चौहान जैसे बड़े राजवंशों का इतिहास है, और दूसरा मारवाड़रा परगनारी विगत। ये तो और भी खास है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि उस दौर के मारवाड़ का एक पूरा गज़ीटियर है। वहाँ के गांव, समाज, अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसमें है। इसीलिए इसे राजस्थान का गज़ीटियर भी कहा जाता है। तो हमने रासो और ख्यात जैसे बड़े बड़े रूपों को तो समझ लिया, लेकिन राजस्थानी साहित्य का इंद्रधनुष और भी कई रंगों से बना है। चलिए अब फटाफट कुछ और अनोखी और खूबसूरत शैलियों पर एक तेज नजर डालते हैं। ये देखिए, 4 और अलग अलग रंग। पहला है वचनिका, जिसमें गद्य और कविता को मिलाकर एक पावरफुल कहानी बनती है। फिर है वेले, जो छंदों की एक खूबसूरत माला जैसी है, जिसमें प्रेम और वीरता की कहानियां गुंथी होती हैं। दूहा तो सब जानते हैं, बस 2 पंक्तियां जो सीधा दिल पर असर करती हैं। और आखिर में है मरसिया, जो किसी सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु पर उनके सम्मान में लिखा गया एक शोक गीत होता है, उनकी यादों को अमर करने के लिए। और वैली की बात करें तो एक रचना का जिक्र करना बहुत जरूरी है, वैली कृष्णन रुक्मणीरी। इसे इतना बड़ा दर्जा दिया गया, इतना सम्मान मिला कि दुर्सा आड़ा जैसे बड़े विद्वान ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कह दिया। सोचिए, ये कितना बड़ा सांस्कृतिक सम्मान है। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा के बाद चलिए एक सवाल पर रुकते हैं। उस दौर के लोगों ने अपनी वीरता और इतिहास को रासों और ख्यात में दर्ज किया। अगर आज हमें अपने समय की कहानियों को, अपनी जीतों और संघर्षों को आने वाली पीढ़ियों के लिए दर्ज करना हो, तो हमारा रासो या ख्यात क्या होगा? कोई वायरल वीडियो, एक ब्लॉग पोस्ट, या शायद कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।